हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 उस समाप्त होने वाला है मार्च 31 को, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं या फिर आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23 में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो देखिए, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो देखिए, इनकम टैक्स क्या होता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, यानी कि इसको बहुत तरीके से समझना होगा आपको। लेकिन हम आज पूरे इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ आप जो है इस वीडियो में हम ये बात करने आए हैं कि आप जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप जो है टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो उसके पहले आपको समझना होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टैक्स लगता कैसे है। देखिए, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग टैक्सेशन प्लान होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका म्यूचुअल फंड्स होता है और स्टॉक्स होता है। आप सबको पता होगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स क्या होते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में जो टैक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, कैपिटल एसेट है ये, यानी कि यहाँ पर आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक्स या फिर शेयर खरीदते हैं तो वहां पर क्या है, जब भी कोई कैपिटल एसेट है तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको प्रॉफिट होता है यानी कि कोई गेन होता है तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपको यहाँ पर लॉस होता है, जैसे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होता है तो उसको वो कैपिटल एसेट है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जो वीडियोस बनाता हूं उसमें मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने से बताया है कि जो एक होता है एलटीसीजी टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो लंबे समय में आपको जो कैपिटल की गेन पे टैक्स लगता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स बोलते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि एक होता है एसटीसीजी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय में जो आपके कैपिटल में, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होता है स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में, उसको हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और देखिए, ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वो शेयर खरीद के रखे हैं फिर म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हैं तो क्या उसमें भी टैक्स देना होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब वो प्रॉफिट या फिर लॉस रियल में हो जाए, जिसको हम रियलिज्म प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट मिल चुका हो या फिर आपको लॉस हो चुका हो, उस पे लगेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलरेडी उसमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मैटर नहीं करता जब तक कि आप उसको जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक है उसको सेल नहीं करते हैं तो। और अगर हम दूसरे इनकम को देखें तो होता है डिविडेंड इनकम। देखिए, डिविडेंड इनकम आपको दो तरीके से मिलती है। एक होता है आपको म्यूचुअल फंड्स में जो आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, जो डिविडेंड फंड्स होते हैं, और दूसरा होता है स्टॉक्स में भी आपको जो डिविडेंड मिलता है उसको हम डिविडेंड इनकम बोलते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम भी कई तरीके की हो सकती है। आप जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वहां सेविंग्स अकाउंट्स में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उनको हम जो है जो वहां से इनकम मिलती है आपको वो इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो देखिए, एक होता है नॉन इक्विटी फंड्स। अब देखिए, नॉन इक्विटी फंड्स या आप ये बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड इनकम होती है वो नॉन इक्विटी फंड्स में आते हैं। जो डेट फंड्स होते हैं वो भी नॉन इक्विटी फंड्स में आते हैं। गोल्ड की बात करें तो वो भी नॉन इक्विटी फंड्स में आते हैं। अगर यहां पर हम बात करें तो देखिए, यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो 3 साल पे लगता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 3 साल तक अगर आप इस चीज को रखते हैं, 3 साल के बाद ये कह सकते हैं कि 3 साल के बाद आपको वहां पर टैक्स देना होगा। और अगर 3 साल के पहले अगर आप जो है उस चीज को सेल करते हैं तो वहां पर आपको एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब देखिए, अगर आप 3 साल के बाद जो भी नॉन इक्विटी फंड्स होते हैं, अगर 3 साल के बाद आप उसको सेल करते हैं तो आपको वहां पर क्या है कि जो आपको प्रॉफिट होगा वहां पर इंडेक्सेशन से कैलकुलेट किया जाता है जो आपको प्रॉफिट होता है। अब देखिए, इंडेक्सेशन क्या होता है। देखिए, अभी आपको साइड में दिख रहा होगा कि इंडेक्सेशन का एक चार्ट दिख रहा होगा। ये जो है महंगाई, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। तो यहां पर क्या है कि जो 2000, 2001, 2004, 2005 ऐसे में जो महंगाई दर रही है तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। ये देखिए, प्री डिफाइंड होता है, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।
और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर एक लिंक है, तो वहां पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्सेशन होता है। अभी ये एग्जांपल से हम वीडियो में आगे समझेंगे कि इंडेक्सेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप ये समझिए कि जो नॉन इक्विटी फंड्स होते हैं 3 साल के बाद इसमें जो प्रॉफिट होगा, इंडेक्सेशन के बाद का जो प्रॉफिट है, आप जो प्रॉफिट ले चुके होंगे उसमें आपको 20% का टैक्स देना होता है। और अगर नॉन इक्विटी फंड्स की अगर हम शॉर्ट टर्म गेन की बात करें, यानी कि 3 साल के पहले, यानी कि आज आपने किसी भी जो है फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 3 साल के पहले वहां से अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब देखिए नॉन इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कुछ नहीं होता। वहां पर यह है कि जो आपकी इनकम होगी, वो आपकी जो इनकम है, जो आप जिस भी स्लैब रेट में आते हैं टैक्सेशन में, तो वो स्लैब रेट के हिसाब से आपको उस इनकम पे टैक्स देना होगा। तो देखिए नॉन इक्विटी फंड्स के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इक्विटी फंड्स, यानी हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। अब देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या फिर आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, तो क्या होता है, अगर आप आज इसको खरीदते हैं और 1 साल के बाद उसको सेल कर देते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, यहां पर क्या है, कोई इंडेक्सेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉन इक्विटी फंड्स के लिए ही है। अब यहां पर क्या है कि आपको 1 लाख रुपए तक का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको छूट मिलती है। यानी कि अगर आपको 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है कंबाइन, अगर मान लेते हैं कि आपको 50,000 से म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ, 50,000 से आपके स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल 1 लाख रुपए माना जाएगा आपका प्रॉफिट। तो ऐसे में क्या है कि जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा इसमें आपको छूट मिलती है। 1 लाख के बाद जो भी आपको प्रॉफिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वहां पर क्या होता है कि आपको 10% का टैक्स देना होता है, जिसको हम एलटीसी टैक्स बोलते हैं। और वहीं अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो एसटीसी टैक्स होता है, यानी कि अगर आज आपने किसी भी फंड में, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया और आपने 1 साल के पहले वहां से अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो वहां पर क्या होगा कि वो आपको वहां पर जो प्रॉफिट होगा वहां पर आपको 15% का टैक्स देना होगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो नॉन इक्विटी फंड्स में आपका टैक्सेशन होगा वो टैक्सेशन कैसे लगेगा। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि सन 2002-2003 में आपने 1 लाख रुपए जो है ये नॉन इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां पर जो आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2002-2003 में जो इंडेक्स दिखा रहा है वहां पर 105 रुपए लिखा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपने 2002-2003 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब 2018-2019 में आपने उस फंड को एज्यूम करते हैं कि 4 लाख या 5 लाख, मान लेते हैं 5 लाख में आपने उसको सेल कर दिया। तो अब देखिए यहां पर ऐसा तो आपको प्रॉफिट जो हो रहा है ये 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 4 लाख रुपए पे जो है 20% का टैक्स देना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 3 साल के बाद आप नॉन इक्विटी फंड्स को सेल करते हैं तो वहां पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। लेकिन जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वहां पर जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो देखिए अभी यहां पर जो ये चार्ट है, ये ग्राफ है, यहां पर जो है 2018-19 का जो है इसमें कॉस्ट दिखा रहा है 280 रुपए। मतलब कि आप ये देखिए कि जो 280 रुपए दिखा रहा है, आपको सिंपली ये करना है 280 से 105 को, मतलब 280 को 105 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको आ जाएगा 2.67। यानी कि आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सिर्फ 2.67 टाइम्स ही बढ़ा है। मतलब कि आपका जो रियल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये माना जाएगा कि 2,67,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, और मतलब आपने 2002-2003 में, और आपने 2018-2019 में आपने 5 लाख रुपए में उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। तो यहां पर आपको जो टोटल प्रॉफिट दिखाएगा वो प्रॉफिट दिखाएगा करीब 2,33,000 रुपए। तो 2,33,000 में आपको 20% का टैक्स देना होगा, तो ये करीब आ जाएगा आपका 46,600 रुपए। तो देखिए जो इंडेक्सेशन का इफेक्ट यही पड़ता है कि आपको जो है टैक्स जो है वो पूरे प्रॉफिट नहीं देना होता है, इंडेक्सेशन एडजस्ट होने के बाद जो है वहां पर आपको 20% का टैक्स देना होता है। और देखिए जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, इंटरेस्ट इनकम सिंपली आपके जो है टैक्स स्लैब होता है, जो भी आपका टैक्सेशन का टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको लगता है। तो आइए अब ये देखते हैं कि जो आपको इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत जो आपको छूट मिलती है
वो देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें आपको छूट मिलती है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो अभी एज्यूम करते हैं कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि आप 30% जो है टैक्स स्लैब में आते हैं। तो वहां पर क्या है कि आप जो है मैक्सिमम एक साल में 46,800 रुपए तक का जो टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। देखिए जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा, अगर इक्विटी फंड्स में देखें तो देखिए जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं, यहाँ पर आपका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। मैंने बहुत सारे ईएलएसएस फंड्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 80 के तहत आपको उस 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह से छूट मिलती है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर देखिए अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो वो भी 80 के तहत में आता है, और अगर आप कोई होम लोन का जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते हैं तो वो भी 80 के तहत आता है, और अगर आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी 80 के तहत आता है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और ऐसे अगर आप कोई पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो प्लान है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड में दे देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लान है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इनकम टैक्स में सेविंग कर सकते हैं 80 के तहत। तो अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स सेविंग नहीं स्टार्ट करी है तो आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईएलएसएस फंड्स में। तो उसके लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वहां पर जाके अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो है अपनी टैक्स सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, टैक्स सेविंग में अपनी बचत कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।